बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, LVMH के CEO और चेयरमैन। कुछ समय पहले फोर्ब्स ने इन्हें दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट लिविंग माइंड्स की लिस्ट में शामिल किया था, पर 70 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स और 3900 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स का अंपायर चलाने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ट के लिए ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। नमस्कार, मैं इशिका कपूर आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें लग्जरी ब्रांड्स की दुनिया का किंग माना जाता है। लुई विटॉन, सेफोरा, टिफनी और डियोर जैसे अनगिनत ब्रांड के ये मालिक हैं। उनकी कहानी मल्टीपल बिजनेस स्ट्रैटेजीज से भरी हुई है। उनकी कहानी शुरू हुई एक इंजीनियर के तौर पे और आगे जाके उन्होंने अपनी किस्मत लिखी टोटल टेकओवर से, जिनमें उन्होंने कई लग्जरी ब्रांड्स को अपने अंडर लिया और बन गए दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। इनके रियल एस्टेट से फैशन और लग्जरी के सफर की सफलता में एक कैब ड्राइवर का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने अमीर आदमी की सफलता का राज लोग एक कैब ड्राइवर को क्यों मानते हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जिसके बाद उन्होंने अपने फादर के सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया, बट काफी छोटी उम्र में उनके पास कई बड़े बिजनेस आइडियाज थे। उन्होंने अपने फादर को कन्विंस कर लिया और इंजीनियरिंग कंपनी बेच के रियल एस्टेट कंपनी खोली और कुछ समय बाद सफल हो गए और कंपनी के CEO बन गए। अर्नोल्ट रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट से बाहर भी था। उन्हें लग्जरी ब्रांड्स खासकर डियोर बहुत पसंद था। एक्चुअली उनकी मदर को डियोर परफ्यूम्स बहुत पसंद थे, तो यहीं से उन्हें पता चला कि एक ब्रांड की कितनी ज्यादा पावर है। इससे रिलेटेड एक कहानी है कि वे एक बार US गए और एक टैक्सी में बैठे। टैक्सी ड्राइवर ने उनका फ्रेंच एक्सेंट सुना और बोला कि उन्हें फ्रेंच कल्चर और पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। तब अर्नोल्ट ने ड्राइवर से पूछा कि वो जानते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ड्राइवर ने जवाब दिया कि मुझे आपके प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे क्रिश्चियन डियोर का नाम पता है। इस मोमेंट ने अर्नोल्ट की जिंदगी बदल दी। उन्होंने डियोर और उसके वर्ल्ड वाइड ब्रांड रिकॉग्निशन पे बहुत फोकस किया। डियोर एक फेलिंग टेक्सटाइल और रिटेल कॉन्ग्लोमरेट बसॉक के अंदर छुपा हुआ असेट था। बसॉक ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी और फ्रेंच गवर्नमेंट उस एम्पायर को संभालने के लिए किसी को चुनना चाहती थी। अर्नोल्ट तब एक यंग रियल एस्टेट डेवलपर थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि फ्रेंच गवर्नमेंट बायर ढूंढ रहा है तो उनका ध्यान उस पे गया। टेक्सटाइल मिल की हालत खराब थी, लेकिन उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज भी थी, जिसमें डियोर भी शामिल था। अर्नोल्ट ऑब्वियसली डियोर की पेरेंट कंपनी को खरीदना चाहते थे। उन्होंने ये रिस्क ले लिया। तब 35 साल के अर्नोल्ट ने अपनी फैमिली से 15 मिलियन और फ्रेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिजार्ड फेरिस से 45 मिलियन लिए। इस एक खरीदारी ने उन्हें फैमिली बिजनेसमैन से लग्जरी ब्रांड किंग बना दिया और उन्होंने फ्रांस के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में अपनी जगह बना ली। अर्नोल्ट ने 2 ब्रांड्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स को बेच दिया और 2 साल में 9000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाल दिया, जिससे उनका नाम पड़ा द टर्मिनेटर। वे ब्रांड्स थे ले बॉन मार्शे, जो एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम से एस्टैब्लिश था, और क्रिश्चियन डियोर, जो एक पॉपुलर ब्रांड था। अर्नोल्ट ने इस लग्जरी ब्रांड को देखा और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी से शुरुआत करी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी कॉन्ग्लोमरेट को बनाने की। वहाँ दूसरी तरफ 1987 में दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड्स लुई विटॉन और मोइत हेनेसी ने मर्जर कर लिया था, ये सोच के कि वो दुनिया की इतनी बड़ी ब्रांड बनेगी कि कोई भी उसे खरीद नहीं पाएगा। पर फ्यूचर में तो कुछ और ही होने वाला था। टेक ओवर के डर से LVMH साथ आ तो गए, लेकिन उनके डेली बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कि किसके पास ज्यादा पावर होगी। अब MH ने चुपके से LVMH के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ LV ने भी सेम किया और बर्नार्ड अर्नोल्ट को ले आए। आज हम सब लोग बर्नार्ड अर्नोल्ट को LVMH के हेड और ऑपरेटर के नाम से ही जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बर्नार्ड अर्नोल्ट उस कंपनी के मालिक बन गए? LV जब सीक्रेटली अर्नोल्ट को शेयर्स खरीदने के लिए लाए तो अर्नोल्ट ने कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर LVMH के शेयर्स खरीदे और बन गए LVMH के सबसे बड़े शेयर होल्डर। इसी के चलते 1989 में बर्नार्ड अर्नोल्ट LVMH के चेयरमैन बन गए। अब LVMH के ओनर्स को ये समझ आया कि आपस की लड़ाई में उन्होंने खुद ही एक आउटसाइडर को अपनी कंपनी में जगह दे दी है, तो उन्होंने कोशिश की कि बर्नार्ड अर्नोल्ट के पास LVMH की अब जो अथॉरिटी आ गई है उसे वापस लिया जाए। अब हम सब लोग बर्नार्ड अर्नोल्ट को उनके टेकओवर्स के लिए ही जानते हैं, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट ने LV और MH दोनों के ओनर्स को ही बोर्ड से हटा दिया। ये केस कोर्ट में बहुत समय तक चला
और फाइनली बर्नार्ड अर्नोल्ट इस केस को जीत गए और बन गए LVMH के CEO। इसके बाद विटॉन फैमिली जो इतने सालों से LV ब्रांड को बिल्ड कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से LV को गवा दिया। चैप्टर 4। LVMH को अपने अंडर लेने के बाद बर्नार्ड ने कई बड़े ब्रांड्स को खरीदा। बर्नार्ड टेकओवर्स करने में माहिर हैं। पिछले 40 साल में बर्नार्ड ने $बिलियन खर्च करके यूरोपियन कंपनीज को खरीदा। उनका इंटरेस्ट फैशन, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, वॉचेस और फाइन वाइन्स में था। बर्नार्ड अर्नोल्ट की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी में सिर्फ प्रॉफिट्स हैं या उन्होंने कभी डाउनफॉल नहीं देखा। उन्होंने गुची और हर्मीज ब्रांड को भी टेक ओवर करने की कोशिश की थी, पर नहीं कर पाए। इनकी टेक ओवर करने की पावर की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज इनसे डरती है। हाल ही में बर्नार्ड ने टिफनी एंड कंपनी को $15.8 बिलियन में खरीदा था। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने जब LVMH को टेक ओवर किया था, तब से लेकर आज तक वो दुनिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इस फ्रेंच बिजनेस टाइटन ने फैशन इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है और हिस्ट्री पर अपने नाम का एक गहरा निशान छोड़ा है। उन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की इस राह में वो अभी रुकने का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट कंपनी कौन सी है जो वो टेक ओवर करेंगे?